हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्स आई स्टैटिक। सो जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज। और पहले के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप प्लीज जाके देखिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा सिंस द प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग, और आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी पेपर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटी एंड साइंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और तरीका वही है हमारा, आई टेल यू द क्वेश्चन, आई गिव यू अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड्स टाइम, और उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी। आप अपने कैलकुलेट करके वहां पे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड इसमें वही आप करोगे कि +2 और -2.3 वाला जो यूपीएससी का पैटर्न रहता है उसी के हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है पॉलिटी का वो है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। किसी भी हाई कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं रहेगा कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सके। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है तो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही है आर करेक्ट। तो ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सो आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। तो पहली बात तो ये कि जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को दिया है, यानी बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है। एंड ये जो पावर है इट इज टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एग्जामाइन करने के लिए है, और दोनों सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के ऑर्डर्स को इसमें एग्जामाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास में भी इसलिए जुरिसडिक्शन है कि वो सेंट्रल लॉ को भी इनवैलिड घोषित कर सकती है। सो इफ इट इज फाउंड वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड द पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से वायलेट कर रहा है तो उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपसे जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो यस, दिस कैन बी डन, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखो एक आपको ये नाम याद रखना है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी। इन्होंने क्लासिफाई किया था जुडिशियल रिव्यू को इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है ऑफ द लेजिस्लेशन, जो भले पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो। तीसरा जुडिशियल रिव्यू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। याद रखना है अमेंडमेंट का, लेजिस्लेशन का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और चीज इसमें बता देती हूँ कि जुडिशियल रिव्यू से ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल 31B ऐड किया गया था इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। लेकिन उसके बाद में IR कोयलो केस जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ये केस 2007 का था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो केशवानंदा भारती केस में इसकी बात की गई थी। तो क्योंकि जुडिशियल रिव्यू उसका पार्ट है, इसलिए आप उसको ये इस तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते कि आप 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ रख दो तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा इफ इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15, 19 और 21। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और लास्ट एक जुडिशियल रिव्यू जो किया भी गया था उसका एग्जाम्पल है NJAC का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 99th CAA। ठीक है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके इसको इनवैलिड भी घोषित किया था। ओके, और देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आप बता सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू किन केसेस में किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। सो देयर आर 3 ग्राउंड्स, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty। right to privacy जो है वो right to life और personal liberty में protected है। तो इनमें से कौन सा जो ये provision है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो करेक्टली इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई करता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर्टिकल 17 एंड द DPSPs इन पार्ट 4, सी आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3, फोर्थ आर्टिकल 24 एंड प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी इसका आइडिया है आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैं टाइम दे रही हूँ 10 सेकंड का, और ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। ओके, सो इसका आंसर है सी। तो आर्टिकल 14 तो जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए है, तो ऑब्वियसली इसमें कहीं भी प्राइवेसी वाली बात नहीं है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे प्रीएम्बल में, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देन देयर वर चेंजेस इन 7th शेड्यूल एंड द DPSPs। तो इसमें भी कोई प्राइवेसी वाला नहीं था, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर है आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें भी कहीं पे प्राइवेसी वाला कोई इशू नहीं है। एंड अगेन इन DPSPs देयर इज नथिंग अबाउट द राइट टू प्राइवेसी। देन कम्स ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 21। तो ये तो डायरेक्टली बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, अब देखो क्वेश्चन में पहली बात यही दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो सीधे समझ में आ रहा है आर्टिकल 21 है। अब इसमें क्या क्या चीजें वैसे आती है, राइट टू प्राइवेसी, उसके अलावा आता है आपका राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, हेल्थ, स्पीडी ट्रायल। एक बार ये लिस्ट भी आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 21 में इस तरीके के कई सारे राइट्स है, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो है वो खुद राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, विच इज अंडर द पार्ट 3। तो ये वाला ऑप्शन जो सी है आपका पूरी तरीके से सही है। देन लास्ट आर्टिकल, जो लास्ट ऑप्शन था आर्टिकल 24, तो वो तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी कोई प्राइवेसी वाला इशू नहीं है। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इट वॉज इनेक्टेड टू नलिफाई सम ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी राइट टू प्राइवेसी वाली चीज नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, DPSPs कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग DPSPs इनमें से किस चीज के ऊपर लिमिटेशंस है। तो स्टेटमेंट्स है लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 और D नाइदर 1 nor 2। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, पॉज करके भी आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टाइम की लिमिट हम यहाँ लगा रहे हैं, वहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं रहती है। ओके, मतलब अपार्ट फ्रॉम द टोटल टाइम लिमिट। तो ये क्वेश्चन जो था ये 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज नाइदर 1 nor 2। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इसके आपको है ना मेन कीवर्ड्स याद रखने। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये आइडियल्स हैं। ओके, दिस इज द कीवर्ड। ये आइडियल्स हैं जो स्टेट को माइंड में रखने होते हैं जब भी कोई पॉलिसी या फिर लॉ बनाया जाए। और दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस, ideals, instructions, these are the keywords for DPSPs, या फिर recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters। और ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने भी कहा था कि DPSPs जो होते हैं ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। तो ये कोई जस्टिसेबल या इन्फोर्सेबल भी नहीं होते हैं और बस पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे इम्पोज लिमिटेशंस, नॉट द DPSPs। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। तो पार्लियामेंट के पास कैसे पावर आता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम के ऊपर लेजिस्लेट करे। तो उसके लिए कहां से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा के द्वारा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, बी लोकसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, सी बाय राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, और डी बाय राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। और काफी वैसे इजी क्वेश्चन है, अगर पढ़ा हुआ होगा तो बहुत इजी है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपको आंसर बता देती हूँ मैं। आंसर इज डी। तो अगर राज्यसभा डिक्लेयर कर दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट किसी भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट का है उसके ऊपर लॉ बनाए, तो फिर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट हो जाता है कि उसको उस मैटर के ऊपर लॉ बनाना पड़ता है। और ऐसा रेजोल्यूशन जो है इट मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
ये याद रखना, 2 टर्म्स हैं, राज्यसभा 3 टर्म्स है, राज्यसभा द्वारा नॉट लेस देन 2/3 एंड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपीज। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो प्रोविजंस हैं इन प्रिंसिपल्स में दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शन है 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 और D नाइदर 1 नॉर 2। वैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका आधा आंसर दे दिया है, बट आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम चल रहा है अभी। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ठीक है। तो इसका आंसर है सी बोथ 1 and 2। तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आइडिया है वेलफेयर स्टेट का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और सेकंड, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। ओके, तो अभी बताया ना कि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, यानी स्टेट को एक आइडिया, एक रेकमेंडेशन देते हैं कि आपको ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, लेकिन अगर वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो दे आर नॉट जस्टिसेबल एंड नॉट इन्फोर्सेबल। आगे बढ़ते हैं, आप साइंस सेक्शन पे आते हैं। सो क्वेश्चन 6 इज, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरन, मिथाइल पैरेथियन फोरेट एंड ट्राइजोफोस इज व्यूड विद अप्रीहेंशन। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज, ये जो केमिकल्स हैं ये किस चीज में यूज किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो आपका टाइम शुरू होता है अब बात ये है कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, लेकिन ये कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा वैलिड है क्योंकि ये न्यूज में रहता है। तो अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अपना कॉमन सेंस अलग से चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, ये पेस्टिसाइड्स हैं सारे। तो 2018 में एक्चुअली में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने एक ऑर्डर दिया था, पेस्टिसाइड्स ऑर्डर, जिसके अंदर 18 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया था। तो 11 को तो इमीडिएटली बैन किया गया था और उसके बाद में 7 पेस्टिसाइड्स को 2020 के दिसंबर से बैन किया गया था। अब ये डिसीजन लिया गया था फॉलोइंग दी अनुपम वर्मा कमेटी। इस कमेटी का नाम जरूर याद रखना। इसने यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया था, 66 पेस्टिसाइड्स रिव्यू किए थे, जिनको मतलब बैन किया जाना, दूसरी कंट्रीज में एक्चुअली में ये बैंड थे, ये पेस्टिसाइड 66 पेस्टिसाइड्स। तो फार्मिंग में इनको यूज करना बैंड था दूसरी कंट्रीज में। तो इस कमेटी ने फाउंड आउट किया कि इनमें से 18 पेस्टिसाइड जो हैं वो रिस्क पोज करते हैं टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इसलिए इंडिया में 18 ही अभी बैन किए गए थे। और इनमें है, ये नाम लिखे हुए हैं, बेनोमिल कार्बरिल, ये आप सारे नाम पढ़ सकते हैं। ओके, तो इनको इमीडिएटली बैन किया गया था। दिस इज मिथाइल पैरेथियन। ओके, तो एक बार नाम अच्छे से देख लेना, दोबारा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और फिर 31 दिसंबर 2020 से ये बाकी 7 जो है, ये ट्राइजोफोस, ट्राइक्लोरफॉन, फोरेट, इनको भी बैन कर दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। डेजर्ट एरियाज में इनमें से कौन से लीफ मॉडिफिकेशन होते हैं वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो आपके पास स्टेटमेंट्स है, हार्ड एंड वेक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड। सो ऑप्शंस आर A 2 and 3 ओनली, B 2 ओनली, C 3 ओनली और D 1 2 and 3। टाइम आपका स्टार्ट होता है। अब ये सवाल पूछा गया था आपसे 2018 में, ठीक है। मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं एक बार हम देख लेंगे अभी। तो ओके, ये वैसे नॉर्मल मतलब एनसीईआरटी वगैरह में भी ये कुछ आपको मिल जाएगा इजीली, अगर आपने थोड़ा भी ये बायो वगैरह का पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, यानी सारे मॉडिफिकेशंस डेजर्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो वाटर लॉस को इनहिबिट करने के लिए या वाटर को कंजर्व करने के लिए ज्यादातर जो डेजर्ट स्पीसीज हैं उनके वैक्सी लीव्स होती हैं, और जिससे वो क्या होता है कि जब स्टोमेटा बंद हो जाता है ना, तो वो वैक्सी जो लीव्स होती हैं वो उसको वाटर प्रूफ रखती हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। तो इनको स्टोरेज लीव्स कहा जाता है, ठीक है। और वाटर इसके अलावा भी कंजर्व किया जाता है उसका सरफेस एरिया को रिड्यूस करके। सो मोस्ट सेक्यूलेंट्स है फ्यू लीव्स और नो लीव्स, और कुछ डेजर्ट प्लांट्स में थॉर्न्स भी होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। कुछ और मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर लीफ टेंड्रल्स। तो जिन प्लांट्स की स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, तो उनमें जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको टेंड्रल्स कहा जाता है। तो टेंड्रल्स एक्चुअली में इनका काम क्या रहता है कि जो आसपास का कोई भी पेड़ है तो उस पे क्लाइम करना अराउंड दैट सपोर्ट। एंड अदर देन दिस देयर आर लीव स्पाइन्स, फिर से वही जो डेजर्ट में भी डेजर्ट में पाई जाती हैं। तो कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो पूरी तरीके से पार्शियली मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को फॉर डिफेंसिव पर्पस। डिफेंसिव पर्पस के लिए अपने आप को हर्बीवोर से बचाने के लिए तो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, जिसको स्पाइन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन येलो एंड प्रिकली पियर, ठीक है। आपके एलोवेरा प्लांट आपके यहाँ होगा तो आपने देखा भी होगा, इसमें स्पाइन्स होती हैं। देन देयर इज अ लीफ पिचर।
इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये होता है। तो जो पूरी लीफ का लेमिना होता है वो खुद को एक लिड में मॉडिफाई कर लेता है, ऐसी एक लिड बन जाती है तो इसमें इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो एक्चुअली में ये जिस मीडियम में रह रहा होता है ना प्लांट, वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है अपनी इस मॉडिफाइड लीफ से। इसका एग्जाम्पल है नेपिन्थीज। उसके अलावा एक मॉडिफिकेशन होता है लीफ ब्लैडर्स, तो ये पाया जाता है एक्वाटिक प्लांट्स की लीव्स में। तो वहां पे जो लीव्स होती है वो लीफ ब्लैडर में खुद को मॉडिफाई कर लेती है। ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ये अट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रखना, फिर से वही भरोसा नहीं होता यूपीएससी का कब से पूछ ले, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल्स एंड अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन देम। तो मटेरियल और उसमें पाया जाने वाला केमिकल का पेयर आपको बताना है। तो स्टेटमेंट है, लिपस्टिक में लेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स एंड चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और MSG। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो सही मैच्ड हैं। तो ऑप्शन है आपके A 1 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली और D 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। वैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर एक आध भी आप को पता है तो आप कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। तो इसका आंसर है डी, ऑल दी पेयर्स वर करेक्ट। तो MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये एक फ्लेवर एनहांसर होता है। ये चाइनीज फूड, कैंड वेजिटेबल, सूप्स और प्रोसेस्ड मीट्स में पाया जाता है। इसको वही फ्लेवर एनहांस के लिए यूज किया जाता है। और इसका लिंक है, ये हार्मफुल क्यों है? बिकॉज इट इज लिंक्ड विद ओबिसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम क्या होता है? यानी MSG से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिले तो उसको चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, एंड इसमें न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं और इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी पड़ता है ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, और लिपस्टिक में जो रेड, ऑरेंज और ब्राउन शेड्स यूज किए जाते हैं, दे आर मेड ऑफ सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड तो क्या होता है कि उसको नेचुरल सोर्स से प्रोक्योर किया जाता है, तो उसमें कई सारी इंप्योरिटीज जैसे कि लेड भी आ जाती है, इसलिए लिपस्टिक में लेड पाया जाता है। और BVO जो होता है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये एक्चुअली जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है सिट्रस फ्लेवर की, उसमें सिट्रस फ्लेवर है ना ऑयल से सेपरेट ना हो, इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए BVO का यूज किया जाता है। तो अगर इसको बहुत टाइम तक, अगर जैसे लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहते हैं तो दिस कैन बिल्ड अप इन द बॉडी और इसके कई सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इन कोड में। ऑप्शंस हैं A 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली और D 1 2 and 3। टाइम आपका शुरू हो चुका है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016। कॉमन सेंस से भी वैसे आप इसको कर सकते हैं। आंसर बता देती हूँ, उसका आंसर है डी। तो वायरस क्या होता है? एक छोटा सा इन्फेक्शियस एजेंट होता है। कोविड के बाद तो वैसे वायरस के बारे में सबको कुछ ज्यादा ही पता होगा। सो दिस रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस जो होता है वो वैसे डेड होता है, लेकिन वो लिविंग सेल में खुद को फिर रेप्लिकेट करता है। तो ये किसी भी लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, आर्के हो, ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब वायरस का अगर क्लासिफिकेशन देखें बेस्ड ऑन द होस्ट, तो प्लांट वायरसेस जो होते हैं उसमें जैसे एल्गल वायरस आते हैं, तो ये RNA DNA के फॉर्म में आएंगे। फिर एनिमल वायरस जैसे कि ह्यूमन वायरस वगैरह हो गए तो उसमें भी DNA RNA। देन द फंगल वायरस जिसको माइकोवायरसेस कहते हैं या माइकोफेजेस, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA के फॉर्म में रहते हैं। देन देयर आर बैक्टीरियल वायरसेस जिसको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कोलियोफेजेस। ओके, सो रिमेंबर द क्लासिफिकेशन एज वेल। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट वायरस तो है ही खैर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड? तो स्टेटमेंट है आपके, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशंस और ट्रैफिक स्टडीज। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 1 2 and 3, 4 and 5, 1 and 2 और 1 2 3 4 and 5। तो इसमें आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। शॉर्ट पता है तो आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसका आंसर देख लेते हैं. सो द आंसर इज ए. तो इंडिया में जो इंडिजिनस IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी. ये सारी एप्लीकेशन है IRS की, इसको याद रखना. वाटरशेड, मरीन फिशरीज, कोस्टल मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट में. ठीक है. टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपके लिए GSAT यूज होता है, तो इसमें IRS का कोई यूज नहीं. और ट्रैफिक स्टडीज जो होती है वो सैटेलाइट इमेजरी से की जाती है, तो इसमें भी IRS का कोई यूज नहीं है. तो ये चीज याद रखना. फाइन. और ये जो प्रोग्राम था ये 1979 और 81 में लॉन्च किया गया था और इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स IRS. सो प्लीज रिमेंबर दिस. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. दूसरों का भी थोड़ा भला हो जाए. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.